नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी पीईटी एग्जाम के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 11 का वीडियो है जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें टेबल बनी हुई है और लेखक का नाम दिया है, साथ में उनके द्वारा रचे हुए ग्रंथों के नाम दिए हैं। नाटक शास्त्र वो हो ही या आवश्यक नहीं, कोई भी पुस्तक हो सकती है जिसे कि इन्होंने लिखा। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित ज़्यादातर लेखक इसमें से हैं। इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं अश्वघोष को, जिनके द्वारा लिखा गया सारीपुत्र प्रकरण। ये सारीपुत्र प्रकरण नाम का जो ग्रंथ है ये संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला नाटक था। लंबा नाटक है और ये संस्कृत में लिखा गया है, ऐसा ये पहला है। अश्वघोष के इस नाटक के अंश हमें मिले हैं तुर्फान से, जो कि आपका मध्य एशिया में पड़ेगा, और एक विहार, बौद्ध विहार जो था वहाँ से ये प्राप्त हुए हैं। तो बुद्धिज्म से ये पूरी तरह से प्रभावित थे, आप जानते ही हैं। अब इसके बाद विशाखा दत्त को देखिए। विशाखा दत्त की एक ही रचना के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो कि है मुद्रा राक्षस। ज़्यादा इसी को प्रसिद्धि प्राप्त होती है या इसी को ज़्यादा लोग जान पाते हैं। और इसमें आप जानते ही हैं कि नंदों का इतिहास तो है ही है, साथ में मौर्यों का भी इतिहास है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस तरह के षड्यंत्र हुआ करते थे, नंदों को किस षड्यंत्र के सहारे पराजित किया गया, ये सारी सूचनाएं इससे मिलती हैं। और मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उसमें राक्षस शब्द ये अमात्य राक्षस के नाम से लिया गया है। अमात्य का नाम राक्षस था और वो घनानंद का अमात्य था। ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्तम जो ये दूसरा वाला आप देख रहे हैं ना, इसके बारे में बहुत बाद में सूचना मिलती है। असल में ये एक साथ इकट्ठा था ही नहीं। ग्रंथ का मतलब ये होता है कि पांडुलिपियाँ एक साथ इकट्ठी एक जगह पे हैं। जैसे आप देखते हैं रामचरितमानस, तो पूरा एक उसकी जिल्दबंद किताब होती है गीता प्रेस गोरखपुर की या जिस भी प्रकाशन का आप ले, तो उसमें आप देखते हैं कि पूरे जो कांड है वो एक साथ समेकित हैं। क्या हो कि सारे कांड बिखरे हुए हों, जैसे बाल कांड आपका अलग है, अयोध्या कांड अलग है, किष्किंधा कांड अलग है, तो आप क्या पूरे ग्रंथ के विषय में सही तरीके से जान पाएंगे? जो कांड आपको मिला आपने सोचा कि रामचरितमानस बस उतना ही है, लेकिन जब पूरे उसके अंश मिलेंगे तो आपको जानकारी होगी कि अच्छा नहीं, ये ग्रंथ तो काफ़ी बड़ा है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा। तो यही हाल था यहाँ देवी चंद्रगुप्तम का। इसके जो कुछ अंश थे, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ये एक लुप्त नाटक है। लुप्त मतलब ये पहले गायब था, इसके बारे में सूचना बाद में मिलती है। और इसके 3 अंश भोज के श्रृंगार प्रकाश में जाकर चिपक गए। राजा भोज का जो श्रृंगार प्रकाश नाम का ग्रंथ था उसमें ये आंशिक रूप से अटैच हो गया, और कैसे हुआ भी बताते हैं। और रामचंद्र गुणचंद्र का जो नाट्य दर्पण है उसमें जाकर कुछ चीज़ें इसकी, मतलब 6 पार्ट जो है वो वहाँ जाके जुड़ गए। पहले के लेखक जब लिखते थे तो वो पांडुलिपियाँ होती थी, मतलब या तो भोजपत्र का इस्तेमाल होता था या इसी तरह की कोई प्राकृतिक वस्तु जिस पर कि वो लिखा करते थे। और प्राचीन काल के बाद मध्यकालीन दौर आता है, जो कि एक विध्वंसक दौर था, मतलब ग्रंथों और विद्या का उपहास उड़ाया गया पूरी तरह से और हमें कुचलने की कोशिशें की गई। तो कुल मिलाकर जो ग्रंथों की प्रतियां थी ना वो बिखर गई, ज़्यादातर तो नष्ट कर दिए गए। हमारी जो प्राचीन सभ्यता के अमूल्य धरोहर वाले ग्रंथ थे वो जलाकर खत्म कर दिए गए। असल में आपने सुना ना कि पूरा नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी जाती है, लाइब्रेरी से किताबों को उखाड़ उखाड़ कर फेंका जाता है, उनकी होलिका जला दी जाती है। तो ऐसा नृशंस काम किया गया, तो उसमें ज़्यादातर ग्रंथों को नुकसान पहुँच गया। पांडुलिपियाँ उनकी छितर बितर हो गई, ठीक, जो बची वो बिखर गई। अब बिखरी तो उनको जब उनका कंपाइलेशन बाद में करने का प्रयास किया गया तो उसमें पब्लिकेशन में कुछ भूलें हुई, तो नतीजा ये निकला कि इसके कुछ अंश जाके श्रृंगार प्रकाश में चिपक गए और इसके कुछ अंश जाके यहाँ जो ये नाट्य दर्पण है इसमें चिपक गए। जब बाद में दोनों का अध्ययन गहराई से किया गया तो पता लगा कि दोनों में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि एक ग्रंथ का आकार लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उस लेखक के द्वारा लिखे गए। तो बाद में पकड़ में आता है कि अच्छा ये विशाखा दत्त की रचना है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो अंत में इसका एक कंपाइलेशन भी प्रकाशित होता है, मतलब आप अगर आप खोजेंगे तो देवी चंद्रगुप्तम ये आपको एक कंबाइंड रूप में भी मिल सकता है, हालांकि इतना सुलभ नहीं। अच्छा, एक मुद्रा राक्षस के विषय में जानकारी ये है कि इसमें नाटिका, जो पूरी नाटिका या घटनाक्रम है उसमें नायिका के पात्र का अभाव है, नायक ही हैं सिर्फ, इसमें कोई महिला पात्र नहीं है। और राक्षस जो था वो नंद साम्राज्य का, मतलब आप घनानंद का कह सकते हैं, महामात्य था, उसका अमात्य था। इसके बाद शूद्र को देखिए, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का मतलब होता है, मृच्छकटिकम एक संस्कृत का शब्द है, माटी की खिलौना गाड़ी, इसका शाब्दिक अर्थ है। हिंदी में अगर आप देखें, मिट्टी से बनी हुई जो खिलौना गाड़ी होती है बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी नायिका उज्जैनी की गणिका है जिसका नाम है बसंत सेना, और नायक है एक ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त। अब ये मृच्छकटिकम, इस पे ग्रंथ तो उन्होंने लिख दिया, बाद में इस पे कमेंट्री लिखी जाती है पृथ्वीधर के द्वारा। इस पर प्राचीनतम टीका, सबसे पुरानी जो कमेंट्री लिखी है वो पृथ्वीधर ने लिखी है, और बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है आर्थर राइडर के द्वारा।
मृच्छकटिकम की तुलना की गई है न्यू एटिक कॉमेडी से, ठीक है, ये विदेशी ग्रंथ है, मतलब अंग्रेजी ग्रंथ है। और इस नाटक के पात्र समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि तत्कालीन समाज को समझने के लिए ये एक बेहतर किताब है, जिसमें कि जुआरी, मतलब जो जुआ खेलने वाले होते हैं, सट्टेबाज होते हैं, इसके अलावा पुलिस, न्यायाधीश, वेश्या, ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे वर्णों से तात्पर्य है, तो वर्ण व्यवस्था में उस समय कैसी चीज़ें चल रही थी, ये सब चीज़ें भी जानकारी यहाँ से मिलती है। इसके बाद राजा हर्ष को देखिए। राजा हर्ष यानी राजा हर्षवर्धन और प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद, ये इनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं, राजा हर्ष के द्वारा। प्रियदर्शिका इनका पहला नाटक है और अंतिम नाटक है नागानंद। तो शुरुआती इसमें प्रियदर्शिका है, बीच वाला रत्नावली है और अंतिम वाला नागानंद है। तो ये एक सीक्वेंस से ही दिया है, क्रम से आप देख रहे हैं। बौद्ध धर्म से प्रेरित और पद्य में लिखित नागानंद में जीमूतवाहन नाम के एक बोधिसत्व की आत्महत्या की कथा है, मतलब उन्होंने आत्मघात किया था। और भारतीय नाट्य परंपरा में सबसे पहले हर्ष ने गर्भ नाटक यानी उपनाटक की शुरुआत की। अब उपनाटक क्या होता है? तो उपनाटक का मतलब यह है कि एक घटनाक्रम आपका चल रहा है। नाटक में क्या है कि आप एक घटनाक्रम उठाकर चल रहे हैं, जैसे कि दुष्यंत और शकुंतला के जीवन पर आधारित आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है। वो क्या है? एक लंबा संस्कृत नाटक है जिसमें कि कई खंड हैं। तो ऐसा एक नाटक चल रहा है। अब उसमें से बीच में से एक कहानी अलग हो गई कि शकुंतला का जन्म कैसे हुआ था, तो वो जन्म की कथा जो है उस पर एक अलग नाटक लिख दिया गया। तो वो क्या है? इसी नाटक में से निकला हुआ एक सब पार्ट है, यानी उसको हम कह सकते हैं उपनाटक, जो कि उसी नाटक के पात्रों से जुड़ा है लेकिन एक अलग घटनाक्रम है। तो वो उसी पर आधार लेके लिखा गया है, इसलिए उसको उपनाटक कहा जाता है। तो ऐसा इन्होंने शुरुआत किया, जिसे कि गर्भ नाटक भी कहते थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजा हर्ष शुरुआती अगर देखें तो शैव मतावलंबी थे ये भी, और बाद में ये बौद्ध धर्म से प्रभावित होते हैं, और अंतिम नाटक जो उनका है वो बौद्ध धर्म से बुरी तरह से प्रभावित है। इसके बाद विग्रहराज को आप देख रहे हैं। विग्रहराज चतुर्थ की बात हो रही है, जिन्हें कि बीसल देव भी कहा जाता था। हरिकेली चौहान शासक विग्रहराज के नाटक का अंकन, ये अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, असल में वो मंदिर है, मस्जिद तो बाद में उस पर बनी, आंशिक रूप से जो उसमें परिवर्तन किए गए उसके बाद वो मस्जिद बन गया, लेकिन उससे पहले जो उसकी नींव थी या उसका जो मूल स्वरूप है वो मंदिर का है। तो उसकी दीवारों पर हरिकेली के अंश हमें भी अभी भी दिखाई देते हैं, मतलब वो साक्ष्य है कि वो पहले मंदिर था। और विग्रहराज चतुर्थ एक विद्वान व्यक्ति थे जो कि विद्वानों का सम्मान करते थे, कुछ संस्कृत नाटक लिखा करते थे, पद्यों की रचना करते थे, तो वो उन्हीं के द्वारा रचित है। इसके बाद आप देखें धनंजय को तो ये दशरूपक इनके द्वारा लिखा गया है, और सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज का नाम यहाँ भी आया है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रहलादन को आप देख रहे हैं। तो प्रहलादन नाम के जो कवि हैं, मतलब नाटककार कम कवि, ऐसा नहीं है कि नाटक लिखते थे तो कविताएं नहीं लिखते थे, ज़्यादातर इसमें से कवि ही हैं। अब प्रहलादन के द्वारा लिखा गया है पार्थ पराक्रम व्यायोग। पार्थ मतलब अर्जुन की बात हो रही है, तो अर्जुन के पराक्रम का इसमें वर्णन है। इसके बाद क्षेमेश्वर हैं, चंड कौशिकम, ये लिखा गया है इनके द्वारा। रंभा मंजरी लिखा गया है जयचंद के द्वारा, और यशोवर्मन ने लिखा है रामाभ्युदय। भवभूति के द्वारा 3 नाटक लिखे गए हैं, और इनका यूपीएससी ने क्वेश्चन एक बार पूछा था, आपको याद होगा प्रीलिम्स में। फिलहाल भवभूति के द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं उसमें मालती माधव पहला है, दूसरा है उत्तर रामचरित या उत्तर रामचरित इसे कहा जाता है, और महावीर चरित। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये चरित्र नहीं है, चरित है। चरित का मतलब होता है पूरा जीवन गाथा, और चरित्र मतलब होता है व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके तौर तरीके कैसे हैं, सदाचार आपका कैसा है, उससे चरित्र नापा जाता है। और चरित्र का मतलब आपका पूरा जीवन वृत्त। जैसे आप देखते हैं ना रामचरित मानस, तो रामचरित्र मानस नहीं है, कुछ लोग ज़्यादा शुद्ध करने के चक्कर में चरित्र मानस बोलते हैं। तो रामचरित मानस का मतलब क्या है कि वो भगवान राम के पूरे जीवन का वृत्त है, शुरू से लेकर अंत तक, उनके जन्म से लेकर पूरा उनके राज्याभिषेक तक। चलिए, अब श्रीहर्ष का देखें आप। कुंदमाला इनके द्वारा लिखा गया है, जबकि क्षेमेंद्र के द्वारा चंड कौशिक, और नैषधानंद, ये नैषधानंद भी इन्होंने ही लिखा है। बिल्हड़ के द्वारा कर्ण सुंदरी। ध्यान दीजिएगा कि ये जो कवि या नाटककार आप देख रहे हैं, इन्होंने और भी रचनाएं की हैं, इनके नाम आपने अन्य रचनाओं के भी संदर्भ में देखे होंगे। यहाँ सिर्फ नाटकों का ब्यौरा है। और जयदेव के द्वारा एक और नाटक लिखा गया है जिसका नाम है प्रसन्न राघव। उमापति धर के द्वारा लिखा गया है पारिजात हरण। भगवान कृष्ण जो है वो अपनी पत्नी सत्यभामा की फरमाइश पर पारिजात के वृक्ष की मांग देवराज इंद्र से करते हैं, और देवराज इंद्र मना कर देते हैं क्योंकि वो देव वृक्ष होता है और उसको अमरावती में ही रहना चाहिए। अमरावती मतलब आंध्र प्रदेश में नहीं, जो देवलोक है उसकी राजधानी को अमरावती कहा जाता है, तो वहाँ पे रहना चाहिए। और अंत में क्या होता है कि उसी के लिए घमासान युद्ध, और उसका परिणाम ये निकलता है कि पारिजात पृथ्वी पर आता है। तो हरसिंगार का जो पौधा आप देखते हैं ना, वो असल में पारिजात ही। इसके बाद राजशेखर के द्वारा बहुत सारे नाटक लिखे गए, लेकिन उसमें जो मूल है उसे आप देखें तो बाल रामायण, बाल भारत और विद्ध शाल भंजिका। प्राकृत में जो नाटक लिखा गया उसका नाम था कर्पूर मंजरी, जो कि सिर्फ एकमात्र था। तो ये राजशेखर को आपने देखा। और देखिए, अब यहाँ फिर लेखक और पुस्तकें हैं। तो इसमें क्लॉडियस एलन का नाम आप देख रहे हैं, ये एलियन है असल में। अब इन्होंने लिखा पशुओं की विचित्रताएं, प्रीक्वेलिटीज ऑफ एनिमल, ठीक है। और एलियन ने मौर्यकालीन पशु पक्षियों का उल्लेख किया है। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय के जंतु विज्ञान में इनकी रुचि थी, विदेशी लेखक थे।
उन्होंने कहा कि तोता जो है वो भारत का नागरिक पक्षी है, और सही बात है। आप सोच कर देखिए, जो हरे वाले तोते होते हैं, मतलब इंडियन रिंग नेक पैरोट जो होते हैं, वो भारतीय समाज में घुले मिले होते हैं। आप एक तोते का बच्चा ले आकर पाल लीजिए, वो बिल्कुल आपके साथ घुल मिल जाएगा। बाकी पक्षियों को मनुष्य के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन ये सामाजिक होते हैं। तोता या मैना या फिर गौरैया, इस तरह के पक्षी जो हैं घरेलू होते हैं। तो भारत में तोता कभी लोग मार कर नहीं खाते, कभी का इतिहास नहीं। मोर लोग मार कर खाते थे, राष्ट्रीय पक्षी था, बाद में घोषित हुआ, और मौर्य साम्राज्य का ये राजकीय चिन्ह भी था। लेकिन मौर्यों की रसोई में मोर का वध करके उसका मांस पकाया जाता था। लेकिन तोते को कभी मार के खाने का साक्ष्य नहीं मिला है, ये हमेशा ही प्रिय पक्षी रहा है। और ब्रोकायन यानी ब्राह्मण और अन्य चिड़ियों में सबसे ज़्यादा सम्मान इसे। अब वर्ण व्यवस्था चूंकि उस समय बहुत दुरूह हो गई थी, तो यहाँ वर्ण बांटना जरूरी हो गया था, तो बेचारे जानवरों को भी वर्ण व्यवस्था से मुक्त नहीं रखा गया। तो चूंकि तोता शाकाहारी होता है, ठीक है, ये ब्राह्मण कहने के पीछे इसको रीज़न क्या है। और ब्राह्मण भी अपने शुरुआती दौर में शाकाहारी थे, यानी मांस नहीं खाते थे, ऐसी मान्यता उत्तर वैदिक काल की है। उसे कोई सही माने या न माने, वो एक कथन है, मतलब उसे आप मिथक कह सकते हैं, ठीक। तो तोता जो है वो शाकाहारी होता है, इसलिए लोग कहें कि ये ब्राह्मण है, तो ये ब्राह्मण की कैटेगरी में इसको डाल दिया। इसके बाद आप देखें, यहाँ क्लॉडियस एलन ने इसको तोते का वर्णन किया है। तोते के अलावा इन्होंने मैना यानी जो सारिका होती है उसका भी वर्णन किया है, और इस तरह के अन्य पक्षियों का भी ब्यौरा, मतलब पूरा जंतु विज्ञान इनकी किताब में दिखाई देता है। रोचक किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। अभिनव गुप्त का नाटक है तंत्रलोक। अच्छा, ये वाला नाटक नहीं है, ध्यान दीजिए, ये नाटक नहीं है, ये सिर्फ ब्यौरा है। अभिनव गुप्त का तंत्रलोक एक नाटक है। वात्स्यायन का कामसूत्र, ये भाष्यकार, इसके असल में कामसूत्र जो ग्रंथ है उसकी व्याख्या करना थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तो भाष्यकार इसमें बने यशोधर पंडित, और इन्होंने अच्छे तरीके से इस पर भाष्य लिखा। पाणिनि ये व्याकरणाचार्य तो थे ही, उसके अलावा इन्होंने कुछ ऐसे भी नाटक और पद्यों की रचना की थी। तो उसमें पाताल विजय है और जामवंती विजय। इसके बाद कात्यायन का स्वर्गारोहण है। अच्छा, जामवंती विजय का मतलब क्या है, तो जामवंत जी का नाम तो आपने सुना ही होगा रामायण में। और जामवंत जी जो है वो त्रेता से लेकर द्वापर तक दीर्घ जीवी रहते हैं, तब तक जीवित रहते हैं। और इनकी पुत्री का नाम था, इनकी बेटी जो थी उनका नाम था जामवंती। बाद में श्यामंतक मणि को लेकर भगवान कृष्ण और जामवंत जी के बीच में घमासान युद्ध होता है, और अंत में जामवंती और श्यामंतक मणि भगवान कृष्ण को सौंप दी जाती है। तो जामवंती के साथ भगवान कृष्ण जो है वो विवाह करते हैं, तो वही जामवंती विजय, जामवंती परिणय, ये है। इसके बाद कात्यायन की जो रचना है वो स्वर्गारोहण है। पतंजलि का महानंद है, ये देखिए ग्रंथ, एक नया आपने सुना। बाणभट्ट का हर्षचरित है और कादम्बरी है। हर्षचरित में है ये कि शुरुआती जो ब्यौरा इसका आप देखेंगे तो बाणभट्ट की पहले तो आत्मकथा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाली आत्मकथा नहीं, बाणभट्ट ने खुद लिखी है, और उसी को आधार बना के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने शब्दों में उसे ढाला है। तो हर्षचरित में शुरुआत में बाणभट्ट का खुद का इंट्रोडक्शन है, और वो अच्छा खासा है। उसके बाद तब जाकर इन्होंने राजा हर्ष के बारे में लिखना शुरू किया है कि किस प्रकार से ये अपना शासन संभालते हैं। इनके पिता और भाई की असामयिक मृत्यु होती है, उसके बाद इनके जो बहनोई रहते हैं वो भी मारे जाते हैं, और जो आसपास के पड़ोसी राजा थे षड्यंत्र करते हैं, और परिणाम ये होता है कि इनकी जो बहन थी राजश्री वो कैद में आ जाती है। तो अपनी बहन को मुक्त कराते हैं, फिर कलिंग वाला जो माफ़ कीजिए कन्नौज वाला जो साम्राज्य है उसको ये संभालते हैं, बहन को सपोर्ट करते हैं। तो वो सारी कहानी है, लेकिन अधूरी है, वो भी पूरी नहीं। इसके बाद आप आगे देखें, संस्कृत के गद्य विधा पर बाण की जो रचनाएं हैं वो काफ़ी विलक्षण है। मतलब बाणभट्ट जो थे वो एक निष्णात विद्वान थे, एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, और ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे जाति से नहीं है, पठन पाठन से तात्पर्य है। इनके जो पिता थे वो पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे, उनका गुरुकुल था, वो संस्कृत में रचनाएं करते थे, अपने शिष्यों को सिखाते थे। और बाणभट्ट की माता का बचपन में ही देहांत हो गया था, तो ये बाण को अपनी गोद में बैठा कर और तब अपने शिष्यों को पढ़ाने का काम करते थे। मतलब ये सिंगल पेरेंट थे इनके पिता, तो अकेले दम पर बच्चे का पालन पोषण कर रहे थे, और बेचारे चूंकि एक अध्यापक थे तो इसलिए यज्ञ करने और पढ़ाने से ही इनको फुर्सत नहीं मिलती थी। तो बाण का जीवन ऐसे ही बीता, मतलब अपने पिता के बगल में बैठकर वो प्रवचन सुना करते थे। तो इनके अंदर विद्वता पहले से ही आ गई थी, लेकिन ये निरंकुश थे। और बाण का मतलब यहाँ पे वो तीर वाले बाण से नहीं है, इनका नाम था बंड बचपन का, क्योंकि इनको जन्म देते ही इनकी माता का देहांत हो गया, तो पूंछकटा बैल जो है उसको भी बंड कहा जाता है। तो उसी आधार पर इनका नाम रख दिया गया कि इनके आगे न छान है न पीछे पगहा, तो इसलिए इनका नाम बंड, ठीक। तो वो बाणभट्ट वाला। अब इसके बाद आप देखिए, राजकीय प्रशस्तियों की तरह हर्षचरित में भी लंबी लंबी व्याख्याएं मिलती हैं, हर्ष प्रशस्ति आप इसे कह सकते हैं। कादम्बरी जो इनकी रचना है उसमें संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना के तौर पे इसे देखा जाता है। कादम्बरी जो रचना है ना बाणभट्ट की, संस्कृत की उत्कृष्ट कृतियों में गिनी जाती है और अच्छी है। पुस्तक के 2/3 हिस्से की रचना बाणभट्ट ने की है, और बाद में इनके बेटे, चूंकि उनका देहावसान हो जाता है, तो इनके बेटे भूषण भट्ट, जिन्हें कि पुलिंद भट्ट भी कहा जाता है, उनके द्वारा बचा हुआ पार्ट लिखा गया है। तो इसीलिए शुरुआती पार्ट ज़्यादा बेहतर है। अब इसके बाद नारायण कवि को आप देख रहे हैं, सुभद्रा हरण, ये इनकी रचना है। सुभद्रा कौन थी आप जानते ही हैं। हरिभद्र सूरी को आप देखें, कथा कोश,
इनकी रचना है धूर्ताख्यान। इनकी रचना एक धूर्त व्यक्ति जो है वो अपने कारनामे बताता है। और समरादित्य कथा, इसके अलावा समराइच कथा इसको कहा जाता है, वो बिगड़ा हुआ रूप है। कुल मिलाकर इस कथा में है क्या, तो हरिभद्र ने इस पुस्तक में भारतीय व्यापारियों के द्वारा जो कटाह द्वीप है उसकी समुद्री यात्रा का वर्णन किया है। अब इसके बाद विष्णु शर्मा, इन्हें कौन नहीं जानता, पंचतंत्र की रचना इन्होंने की थी। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो पंचतंत्र जो है वो ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, संस्कृत में लिखा गया था। और क्यों लिखा गया था, इसको लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो एक राजा था और उसके 5 बेटे थे, और वो पांचों जो राजकुमार थे उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। राजा ने गुरुकुल भेजा, वो गुरु को तंग करके वहाँ से भाग आए, और राजप्रासाद में भी दिन भर उधम मचाए रहते थे। राजा सिर पकड़ कर बैठ गया कि जिस राजा की 5 संतानें हों तो उसे उत्तराधिकारी के विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए, उसे तो निश्चिंत रहना चाहिए। लेकिन ये राज्य कैसे संभालेंगे, ये तो 2 मिनट में राज्य को डुबो देंगे। तो वो बड़े ही परेशान होते हैं कि कोई कुशल अध्यापक मिल जाए जो कि इन्हें सीधा करके रखे, मतलब राजनीति के गुर सिखाए। तो खोजते खोजते कोई टीचर इनके सामने टिक ही नहीं पाता है। तो विष्णु शर्मा अंत में आते हैं और वो दायित्व लेते हैं कि हम इन्हें शिक्षित करेंगे। तो पढ़ने के लिए राजकुमार तैयार ही ना हो, तो विष्णु शर्मा कहे कि ठीक है तुम मत पढ़ो, पढ़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, मैं कहानी सुनाऊंगा, कहानी सुनोगे। तो वो तैयार हो जाते हैं और फिर बैठकर रोज़ कहानियाँ चलती हैं, रोज़ 1 या 2 कहानी वो शुरू करते हैं। और राजकुमार बड़ी ही रुचि लेकर उन कहानियों को सुनते हैं। आप पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते हैं, रोचक कहानियाँ हैं, जीव जंतुओं को आधार बना के लिखी गई। तो उन कहानियों को सुनते सुनते उन शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से, जैसे विष्णु शर्मा एक कहानी सुनाए और अंत में जो उससे निकलने वाली शिक्षा है वो राजकुमारों को बताएं। तो इस प्रकार से उन्होंने इन 5 राजकुमारों को इतना नीति निष्णात कर दिया, मतलब उन कहानियों की शिक्षा से वो शिक्षित होकर महापंडित बन गए और बहुत अच्छे राजा के तौर पे डेवलप हो गए। तो ये कहानियाँ हैं। अब इसमें नीति के वाक्य दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर निर्दर्शन शास्त्र है, राजनीति का वर्णन है। कौन सी नीति तार्किक है, कौन सी अतार्किक है, मित्र भेद क्या होता है, मित्र लाभ क्या होता है, संधि विग्रह क्या होता है, ये सब जो है ये इसके 5 भाग के तौर पे बांटा गया है। तो जैसे आप देखें कि मित्र भेद है तो मित्रों की पहचान इसमें बताई गई है कि दोस्त कैसा होना चाहिए और कैसा उपयुक्त होता है। जैसे आपने पंचतंत्र में कहानी सुनी होगी उल्लू और हंस की मित्रता, या फिर खटमल और जुए की मित्रता, जिसमें कि राजा के बिस्तर के अंदर खटमल और जुआ दोनों रह रहे होते हैं। जू जो है वो छोटे आकार का होता है, थोड़ा थोड़ा खून पीता है और आराम से उसमें निवास करता है, लेकिन खटमल एक बाहर से आ जाता है और वो एक ही दिन में ज़्यादा खाने के चक्कर में पड़ जाता है और अंत में दोनों मारे जाते हैं। तो इस तरह का मित्र नहीं रखना चाहिए, ये इससे शिक्षा मिलती है। तो ऐसी ही बहुत सारी संधि विग्रह में संधियाँ कैसे होती हैं, कैसे उनका निर्वहन होता है, वो सब है। कालोलुकियम है, लब्ध प्रमाण है, तमाम है इसमें। ये आप देख रहे हैं ना, अपरीक्षित कारक 5 भाग हैं इसके टोटल। अब तंत्राख्यायिका को देखें तो इसको आधुनिक पंचतंत्र का प्रतिनिधि माना जाता है। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ये इतनी रोचक और इतनी ज्ञानवर्धक पुस्तक थी कि इसमें सभी लालायित रहते थे, सभी की लालच भरी निगाहें इस ग्रंथ पे लगी रहती थी कि कैसे इसे जानें, कैसे इसे लोगों को बताएं, कैसे इसे अपने लोगों तक पहुंचाएं। तो मध्यकालीन जो बाहरी आए हुए लेखक थे, अरबी फारसी, उन्होंने इसे ट्रांसलेट किया। कुछ यहाँ के हिंदुस्तानी भी थे, उन्होंने भी ट्रांसलेट किया। बाद में अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन होता है। तो बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। फारसी अनुवाद नौशीरवां के नाम से हुआ है, अनवर सुहेली भी इसको कहा गया। अनवर सुहेली के नाम से जो फारसी में अनुवाद है वो अबुल फजल ने खुद किया है। अब पंचतंत्र का पहला अंग्रेजी अनुवाद होता है 1570 में, ये थॉमस नार्थ के द्वारा किया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान था, हमारा जो बेसिक ज्ञान था, जो कि हमारी जड़ों से निकला हुआ था, उसको जानने के लिए विदेशी कितने उतावले रहते थे। अब इसके बाद सोमेश्वर को आप देखें, रसमाला और कीर्ति कौमुदी इनकी रचना है। हरिशेण का बृहद कथा कोश है, आपने सुना ही होगा। मयूर कवि का नाम है असल में। सूर्य शतक इनकी रचना है। इसके बाद जयसिंह का आप देख रहे हैं हमीर मदमर्दन, हठी हमीर की कहानी आपने सुनी होगी। और इनका जो हठ था वो दुराग्रही नहीं था, ये स्वाभिमानी व्यक्ति थे। मेरुतुंग को आप देख रहे हैं, प्रबंध चिंतामणि इनकी रचना है। महेंद्र वर्मन की रचना में भगवत रज्जुक है और मत्त विलास प्रहसन है, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। हाल का गाथा सप्तशती है, इसके अलावा सत्सई भी उसको कहते हैं। महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में इसको लिखा गया है और इसमें 700 आर्या छंद हैं। छंद के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक, इसके बाद गुणाढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है दोस्तों। इनकी जो कहानी है इसमें आप देख रहे हैं ना, बृहद कथा। तो बृहद कथा जो ग्रंथ है, कहा जाता है कि इतना बृहद था, जैसा इसका नाम है यथा नाम तथा गुण, ये इतना बड़े आकार का था कि इसकी जितनी भी कहानियाँ आजकल हमारे समाज में प्रचलित है वो यहीं से निकली, उनका उद्गम यहीं से हुआ है। और गुणाढ़ जिस राजा के अधीन आश्रित रहकर अपना लेखन कार्य कर रहे थे, एक बार कुछ ऐसा होता है कि गुणाढ़ कुछ अनजाने में ही राजा की अवज्ञा कर देते हैं। राजा इनसे रुष्ट हो जाते हैं और इन्हें राज्य से निकाल देते हैं। तो जब राज्य में ठिकाना नहीं लगता है तो ये बेचारे भटकते हुए जंगल में जाते हैं और इनके ग्रंथ लिखने की प्रबल इच्छा हो रही थी। और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे जब बैठकर ये अपना जो अध्ययन कार्य है, चिंतन कार्य है, वो शुरू करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे पिशाच यानी वैम्पायर्स रह रहे होते हैं। और वो पिशाच नीचे उतर आते हैं, इनकी विद्वता से प्रभावित रहते हैं, बेचारे कभी कहानी नहीं सुने थे। तो वो पूछते हैं कि महाराज आप कौन है। तो ये गुणाढ़ जो है बताते हैं कि मैं कवि हूँ और लेखक हूँ, लेकिन राजा ने मेरी विद्वता की कद्र नहीं की और मुझे बाहर कर दिया, मैं नितांत दुखी हूँ।
तो वो जो वहाँ पे पिशाच रहते हैं वो इन्हें कहते हैं कि हमारे पास लिखने के लिए और लिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो हमारे पास चमड़े हैं, जानवरों को हमने खाया है और उनकी जो चमड़ियाँ हैं वो बची हुई हैं, तो वो चर्म ले लीजिए और रक्त की स्याही बना लीजिए, उससे लिखिए। तो इन्होंने क्या किया कि सारी कहानियों को वैसे ही लिखा, मतलब इनके लिए कागज होता था चमड़ा और स्याही होती थी खून, और उससे वो लिखते थे और एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार हुआ और उसको वो खुशी खुशी लेकर जाते हैं राजा के सामने कि राजा बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन वो ग्रंथ दूर से ही महक रहा था अच्छा, तो राजा नाराज हो जाते हैं और उन्हें और बुरी तरह से वहाँ से अपमानित करके भगा देते हैं। तो गुड़ाढ़े जो है वो यहाँ दुखी हो जाते हैं और अपने ग्रंथ को अग्नि को समर्पित करने लगते हैं, और आधा से अधिक ग्रंथ जब जला डाले रहते हैं तो राजा इनके यहाँ पहुँचते हैं और इनसे क्षमा मांगते हैं। जो बचा हुआ ग्रंथ था वो उन्हें प्राप्त होता है और वही बचा हुआ ग्रंथ जो है वो बृहत कथा के नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी है इसमें, और चूंकि पिशाचों के सानिध्य में रहकर ये लिखा गया है इसलिए इसकी जो भाषा है वो भी पैशाची है, मूल रूप से ये पैशाची प्राकृतिक भाषा में। और आंध्र का महाभारत भी इसको कहा जाता है, तमाम कहानियां इसमें हैं। क्षेमेंद्र और सोमदेव ने बाद में इसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया, तो ये आम जनता तक, मतलब जो संभ्रांत लोग तत्कथित थे वहां तक पहुंच पाता है। बृहत कथा मंजरी और कथा सरित्सार इसी से निकली हुई टीकाएं हैं, वो कोई मौलिक ग्रंथ नहीं है। बुद्ध स्वामी का बृहत कथा श्लोक वो इसी पुस्तक का एक तरह का अनुवाद है, जो कि बाद में पाली और अन्य भाषाओं में किया जाता है। तो मूल ग्रंथ है बृहत कथा, इसी से सारी कहानियों का उद्भव हुआ है। इनकी कहानी बड़ी ही दर्दनाक थी, इन्हें सम्मान नहीं मिलता है। इसके बाद दामोदर गुप्त को आप देखें, कुट्टनी मातम, कुट्टनी जो है ये वैश्या को कहा जाता है, तो वैश्या जो मतलब स्त्रियां इस तरह के व्यवसाय करती हैं, तो उनके संदर्भ में ये है। इसके बाद जिनसेन का आप देखें हरिवंश है, शिव यहाँ आप देखें क्षेमराज का, तो ये शिव स्वरूप विमर्शिनी है। सर्वसेन का ये हरिविजय आप ग्रंथ देख रहे हैं, यहाँ नाटक हो ये आवश्यक नहीं है, ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं। प्रवरसेन द्वितीय जो कि वाकाटक राजा थे, इन्होंने रचना की थी सेतुबंदी या रावण हो इसको कहा जाता है। कुल मिलाकर भगवान राम की जो लंका विजय थी उसका ब्यौरा दिखाई देता है, और कालिदास ने इस पुस्तक में अच्छे खासे संशोधन किए हैं, तब ये पढ़ने लायक अच्छी हो गई। धनपाल की जो रचना है उसका नाम है तिलक मंजरी, और सुबंधु की है वासव दत्ता। हलायुध की रचनाओं में आप देख रहे हैं ब्राह्मण सर्वस्व कवि रहस्य, ये रचना है इनकी। पद्म चूड़ामणि ये बुद्धघोष की रचना है, महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व और उपदेशों पर आधारित है। नागभट्ट का वेड़ी संहार है, और महाभारत के पात्र भीम के वीरतापूर्वक जो कारनामे हैं उन पर ये आधारित है। इसके बाद आप देख रहे हैं नारायण, तो नारायण कवि के द्वारा लिखा गया है हितोपदेश, जो कि संस्कृत शिक्षण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जैसे आप देखते हैं ना पंचतंत्र को शिक्षाप्रद ग्रंथ वो भी है, वैसे ही आपका ये हितोपदेश भी है। मुगल काल में हितोपदेश का भी फारसी में अनुवाद किया जाता है और इसे ताजुल माली का नाम दिया जाता है। अब इसके बाद क्षेमेंद्र को आप देख रहे हैं, अवदान कल्पलता ये इनका पहला ग्रंथ है, और दूसरा है सम्यक मत्रक। इसमें वैश्या की आत्मकथा है, मतलब वो अपनी जो वंचना है उसको दर्शाने का प्रयास करती है। अच्छा, क्षेमेंद्र की बहुत सारी रचनाएं हैं, ये तो हमने 2 देखी, बाकी जो अन्य हैं जैसे आप बृहत कथा मंजरी को जानते ही हैं, ये तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसके अलावा रामायण मंजरी ये भी इनकी रचना है, कला विलास भी इनकी रचना है, सुवृत्त तिलक ये भी इनकी रचना है। और कश्मीर के क्षेमेंद्र ने हास्य रस व्यंग्यपूर्ण शैली में अपने युग के पाखंडियों की, पाखंडी मतलब जो दिखावा करने वाले लोग हैं, उनकी खिल्ली बृहत कथा मंजरी में उड़ाई है। मतलब बृहत कथा मंजरी क्या है, ये पाखंडों का तिरस्कार करने वाला ग्रंथ है। आगे चलते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं दंडिन को, दंडी इनका नाम था, दंडिन इन्हें कहा जाता था। और इनकी जो रचना है इसमें आप देख सकते हैं दशकुमार चरित ये पहले नंबर पर है और यही ज़्यादा प्रचलित है। उसके अलावा काव्यादर्श भी इनकी रचना है, अवंती सुंदरी कथा। ये ध्यान दीजिए कि दंडी का ये सबसे प्रसिद्ध गद्य काव्य है। गद्य काव्य का मतलब समझ रहे हैं कि उसमें काव्य तो होगा ही, तभी उसका नाम काव्य से जोड़ा गया है। तो कविता की व्याख्या के लिए थोड़ा गद्य इस्तेमाल किया गया है, मतलब कुल मिलाकर एक तरह से चंपू शैली का प्रयोग किया गया है। और बाणभट्ट के बाद दंडिन संस्कृत गद्य साहित्य के सबसे प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। सबसे पहले और प्रसिद्ध लेखक तो बाणभट्ट हैं, उसके बाद दंडिन कवि। दंडी कांची के पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन की राजसभा से संबद्ध थे, और केतन को अभिनव दंडिन कहा जाता है। इनका नाम आप देख रहे हैं, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दशकुमार चरित का अनुवाद करने का काम किया था और तिकन्ना को इसे समर्पित किया था। तो ये दक्षिण के हैं। इसके बाद वाकपति को आप देख रहे हैं, गौडवाहो इनकी रचना है, 8वीं शताब्दी में प्राकृत में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा इसकी भाषा को। और यशोवर्मन का पूरा जीवन चरित, यशोवर्मन जो है ये कन्नौज के राजा थे, इनका पूरा जीवन चरित जो है ये मिलता है। गौडवाहो का मतलब क्या है, वाहो, यहाँ पे जो हो शब्द है उसका तात्पर्य होता है धावा बोलकर विजय प्राप्त करना। ठीक है, प्राकृत में ये इसका रूपांतरण किया गया। तो यहाँ जो गौड़ है, गौड़ का मतलब जो बंगाल पर राज कर रहे शासक हैं, उनके ऊपर हमला किया गया था और उन पर जीत हासिल की गई थी। तो वो पूरा जो बिरुदावली है उसका ब्यौरा यहाँ से मिलता है। इसके बाद अरुल के द्वारा जो लिखा गया है उसे आप देखें, मूशिक वंश। और 11वीं शताब्दी में केरल के कोलम मतलब कोवलम जो क्षेत्र है, वहाँ पे मूशिक राजाओं के संरक्षण में अतुल के द्वारा, अरुल या अतुल इनका नाम जो है यहाँ कन्फर्म नहीं है, तो इनके द्वारा इसे लिखा गया था। और यह श्रीकांत, राजा श्रीकांत जिन्हें कि राजवर्मा भी कहा जाता है, उनके दरबारी कवि थे। मूशिक वंश के पूर्वज जो थे वो है वंश से जुड़े हुए थे, और विंध्य क्षेत्र में इनका मूल निवास स्थान था। वहाँ से एक उपशाखा के तौर पे डिवाइड हो जाते हैं, जैसे मराठाओं की शाखा चारों ओर फैल जाती है, ठीक वैसे ही। इसके बाद बिल्हड़ को आप देख रहे हैं, बिल्हड़ कवि की कई सारी रचनाएं हैं।
विक्रमांक देव चरित को तो आप जानते ही हैं। उसके अलावा आप देखें शांति शतक, कर्ण सुंदरी, चौर पंचाशिक और विक्रमांक देव चरित है ही है। अब इसमें चौर पंचाशिक जो है ये चोर की प्रेम कथा है और किंवदंती यह है कि कारागार में न्याय की प्रतीक्षा करते हुए बिल्हड़ ने इस काव्य की रचना की थी। मतलब खुद को एक चोर की हैसियत में पाया और अपनी जो लव स्टोरी है उसको लिख डाला। विक्रमांक देव चरित जो है ये 11वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखा गया था और इस पुस्तक में बिल्हड़ ने कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठम के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। विक्रमादित्य षष्ठम को पति चुनने का उल्लेख है चंद्रलेखा के द्वारा। चंद्रलेखा का स्वयंवर होता है और वो इन्हें पति के रूप में वर्ण करती है। इसके बाद बिल्हड़ का अगर पूरा इतिहास देखा जाए, मतलब इनका बैकग्राउंड देखा जाए, तो ये मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले थे और इनका जन्म कश्मीर का जो खोनमुख है यानी खोनमुर उसे कहा जाता था, ये नगर था, वहाँ पर हुआ था। बिल्हड़ के पिता का नाम था ज्येष्ठ कलश और माता का नाम था नागा देवी। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों का। वे सर्वप्रथम कलचुरी नरेश लक्ष्मी कर्ण के दरबार में कुछ सालों तक रहते हैं। लक्ष्मी गणेश जो थे वो यहाँ आप देखें लक्ष्मी कर्ण या लक्ष्मी गणेश इन्हें कहा जाता था, दोनों ही नाम है। ये कलचुरी राजा थे। लक्ष्मी कर्ण के राजकवि गंगाधर को शास्त्रार्थ में इन्होंने हरा दिया था, लेकिन संरक्षण नहीं मिला तो वहाँ से ये हट गए और धार होते हुए सोमनाथ पहुँचते हैं और चालुक्य राजसभा में कवि बन जाते हैं। चूंकि विद्वान थे तो हर जगह कद्र होती थी। अंत में वहाँ भी यथोचित सम्मान नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप विद्वान हैं तो हमेशा आपको सम्मान मिलेगा। कुछ समय तक राजा सम्मान देंगे, लेकिन राजाओं की एक अपेक्षा होती है कि आप उनकी प्रशस्ति ही गाएंगे, यानी हमेशा उनकी तारीफ करेंगे। नहीं करेंगे आप मुंहफट हो जाएंगे और अपने मन की लिखेंगे तो फिर बाहर हो जाएंगे। ये आज भी चलता है, राजनीति में भी ये चापलूसी चलती है। तो फिलहाल चालुक्य राज्यसभा में भी इनका कोई ठिकाना नहीं लगा, तो ये कल्याणी वापस आ गए। कुल मिलाकर बिल्हड़ विक्रमादित्य षष्ठम के राजकवि के तौर पे ज़्यादा दिखाई देते हैं और विक्रमादित्य ने बिल्हड़ को सभा पंडित बनाया, विद्यापति की उपाधि भी दी। ध्यान दीजिएगा, विद्यापति की उपाधि दी, ये उपाधि और किसने दी थी? विक्रमादित्य ने दी थी। इस शासक के विषय में बिल्हड़ ये बताते हैं कि राम राज्य की पुनः स्थापना इन्होंने कर दी थी, मतलब कम से कम इनका राज्य तो इन्हें लौटा ही दिया था। अब इसके बाद पद्मगुप्त को देखिए, नव सहसांक चरित, ये इनकी रचना है। 1005 ईस्वी में ये लिखी गई है। मालवा यानी धारा नगरी जो है वहाँ के नरेश सिंधुराज का वर्णन इसमें दिखाई देता है और उनकी ही उपाधि थी नव सहसांक। पद्मगुप्त की उपाधि परिमल थी। ये जो पद्मगुप्त नाम के व्यक्ति है ना, मतलब रचनाकार हैं, इनको परिमल के नाम से भी जाना जाता था और वे परमार शासकों के राजकवि थे, यानी वाकपति मुंज और सिंधुराज के ये राजकवि हुआ करते। आनंद भट्ट को आप देख रहे हैं, बल्लाल चरित इनके द्वारा लिखा गया, जिसमें कि बंगाल में जो सेन वंश था जिसका कि अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन, तो उन सेन शासकों का इसमें ब्यौरा दिखाई देता है। और सेन वंश के भी जो शुरुआती राजा थे वो बहुत ज़्यादा प्रतापी थे, बाद वाले जो रूलर थे वो उतने ज़्यादा सशक्त नहीं हो पाए। बल्लाल सेन को आप देखें, दान सागर, अद्भुत सागर। अब अद्भुत सागर जो है एक खगोलीय ग्रंथ है, मतलब आप इसे एस्ट्रोनॉमी की बुक कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठा सागर, आबार सागर और व्रत यागर, ये यहाँ पे ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं, बल्लाल सेन के द्वारा लिखा गया है। संध्याकर नंदन के द्वारा, ये 12वीं शताब्दी के हैं, ध्यान दीजिए, मध्यकाल की शुरुआत हो गई थी। और ये रामचरित नाम का ग्रंथ संध्याकर नंदी ने स्वयं को कलिकाल का वाल्मीकि कह के लिखा है। मतलब इन्होंने कहा कि वाल्मीकि का फिर से अवतार हुआ है कलयुग में और वो स्वयं मैं हूँ और इसीलिए मुझे अधिकार है कि मैं रामचरित को फिर से लिखूं। तो अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भगवान राम के चरित्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। वाल्मीकि खुद को कहने से क्या होता है, यहाँ इन्होंने भगवान राम के चरित्र का वर्णन नहीं किया, बल्कि जो रामपाल नाम के राजा थे उनको यहाँ राम के रूप में दर्शाया गया। पालवंशी राजा रामपाल, उनको भगवान राम के रूप में दर्शा के उन्हीं का महिमा मंडन किया गया। और इसमें कई सारी कथाएं चलती रहती हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इसे श्लेष काव्य की श्रेणी में पाएंगे। मतलब इसमें रामायण की कथा में जबरदस्ती चिपकाया गया है। रामपाल की कहानी को रामायण से जोड़ने का प्रयास किया गया है कि भगवान राम से कंपेयर करते चल रहे हैं कि भगवान राम भी एक महापुरुष के रूप में जन्म लेते हैं, रामपाल भी वैसे ही अवतार लेते हैं, इस तरह की कहानी। तो वो चीज़ें, कैवर्त विद्रोह का उल्लेख मिलता है। संध्याकर नंदी पालवंशी शासकों को समुद्र देव की संतान मानते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही महिमा मंडन इन्होंने कर रखा है। इसके बाद चंद्रप्रभा सूरी को तो आप जानते ही, प्रभाव चरित इनकी रचना है और अरि सिंह की रचना है सुकृत संकीर्तन। इसके बाद जय सिंह सूरी और जय नायक, ये दो कवि हैं। जय सिंह सूरी का कुमारपाल चरित, कुमारपाल भूचरित और ये सब ग्रंथ हैं। इनके हिसाब से चालुक्य कुमारपाल, चालुक्य नरेश, कुमारपाल ने माफ कीजिए, यहाँ पर चालुक्य शब्द को हटा दीजिए क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। कुमारपाल के बारे में इसमें ब्यौरा है। और मृत धना पहरण नाम का जो एक प्रक्रिया होती थी उसका इन्होंने निषेध कर दिया था। अब ये है क्या? तो मृत धनापहरण, इसका जरा सा आप संधि विग्रह कर दीजिए। मृत धन का अपहरण यानी मरे हुए व्यक्ति का जो धन है, उसके शरीर पर कोई आभूषण है या उसके पास कोई जायदाद है, उसको लोग पहले के समय में जब उसका अंतिम संस्कार होता था तो उससे पहले मिल बांट के अपना गायब कर देते थे, यानी उस पर लूटपाट मच जाती थी और जिसके हाथ जो लगा वो ले लिया। वसीयत अगर नहीं है तो यही होता था। और शरीर पर रखे हुए धन यानी जो गहने लगते हैं उनका ऐसा ही होता था, तो उसके अपहरण का निषेध कर दिया। और कभी कभी ये होता है कि जब दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है तो जो घाट पर दाह संस्कार करने वाले हैं वो भी ले लेते हैं, तो उस चीज़ का यहाँ निषेध कर दिया गया।
इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए जयनायक का वर्णन है। तो जयनायक जो है पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं, 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। कश्मीर के ये मूल बाशिंदे थे, वाल्मीकि का अवतार इनको भी कहा जाता है। और सपादल लक्ष्य देश यानी अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को विष्णु का अवतार और भगवान राम के समान सूर्यवंशी बताया गया। पृथ्वीराज तृतीय का मतलब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें कि हम पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के खिलाफ, और राय पिथौरा इनका शुरुआती नाम था। अब इन्हें आप देख रहे हैं। इसके बाद पृथ्वीराज की पत्नी संयोगिता को तिलोत्तम था यानी सीता के समान बताया। इसके बाद आप देखें चंद्रबरदाई को, तो पृथ्वीराज रासो इसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है और ब्रज भाषा में इसे लिखा गया है। ब्रज हिंदी का ही रूप है, तो वैसे तो अवधि भी हिंदी का ही रूप है। चंद्रबरदाई मूल रूप से लाहौर के निवासी थे। भोज परमार चंद्रबरदाई के बारे में आप जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई की कहानी 4 बांस 24 गज आपने सुनी होगी। भोज परमार को आप देख रहे हैं, राज मृगांक इन्होंने लिखा है। परमार भोज ने कहा जाता था और साक्षात सरस्वती का वास था इनके साम्राज्य में, ऐसा माना जाता था। धार नगरी अनाथ हो गई जब इनका देहावसान हुआ। इसके बाद सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश इस प्रकार के ग्रंथों की रचना की। कुल मिलाकर ग्रंथों से इनकी विद्वता को मत आंकिएगा, इनकी विद्वता विलक्षण थी। आगे चलते हैं। इनकी रचनाओं में चंपू रामायण भी है, कूर्म शतक भी है, युक्ति कल्प तरु भी है, तत्व परीक्षण है, शैव दर्शन का एक ग्रंथ है, भुजबल भीमा ज्योतिष ग्रंथ है, राज मार्तंड ये पतंजलि के योग सूत्र पर भाष्य लिखा गया है। तो भाष्य और टीकाएं भी पहले चलती थी तो वो लिखा गया। शोडल के द्वारा उदय सुंदरी कथा नाम का ग्रंथ लिखा गया है और कृष्ण मित्र ने लिखा है प्रबोध चंद्रोदय। कृष्ण मित्र ये जो थे ये चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के दरबार में थे। यहाँ पे कृष्ण मिश्र इनका नाम लिखा हुआ है, मित्र कहीं कहीं मिलता है तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा। और प्रबोध चंद्रोदय का फारसी में अनुवाद शाहजहां के ज़माने में होता है, मुंशी बनावली दास ये करते हैं गुलजारे हाल के नाम से। आगे चलते हैं। जयदेव को आप जानते हैं, गीत गोविंद इन्होंने लिखा था और जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण से इनके 5 रत्नों में से एक थे और इनकी उपाधि थी पीयूष वर्ष। ठीक है, पीयूष वर्षण असल में कहा जाता था। पीयूष का मतलब होता है अमृत और वर्षण मतलब बारिश यानी वर्षा की प्रक्रिया। तो अमृत की बारिश होती थी जब ये लिखते थे या अपनी कविताओं का पाठ करते थे। लेकिन कुल मिलाकर गीत गोविंद को अगर आप देखेंगे तो इसमें आध्यात्मिकता का कम और विलासिता का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। मतलब राधा कृष्ण का जो आध्यात्मिक प्रेम संबंध है उसको यहाँ पे एक लव स्टोरी के तौर पे दिखाया गया है। मध्यकालीन दुर्गुण इस पर हावी हो गए हैं कुल मिलाकर बात ये। इसके बाद आप देखें आगे तो पवित्र प्रेम को कुल मिलाकर एक लव स्टोरी के तौर पर प्रस्तुत किया गया है और ये ठीक नहीं। राजशेखर के जो ग्रंथ हैं उसमें यहाँ आप पहले को देख रहे हैं भुवन कोश है, इसके अलावा हरविलास है, हरविलास नाम का ग्रंथ है, बाल रामायण है, बाल महाभारत है, प्रचंड पांडव भी इसको कहा जाता है और काव्य मीमांसा इन्होंने लिखा था। विद्धशाल भंजिका नाम का जो ग्रंथ है वो भी इन्होंने रचा था। राजशेखर जो थे वो उपाध्याय ब्राह्मण थे। उपाध्याय ब्राह्मण का मतलब समझ रहे हैं, ब्राह्मणों का एक वर्ग पहले होता था, अब तो सब टाइटल में आ गया है, लेकिन पहले एक वर्ग होता था जो कि वेदों का अध्ययन खुद करता था, उपनिषदों को पढ़ता था, मतलब वैदिक साहित्य का अध्ययन करता था और फिर अपने जीविकोपार्जन के लिए उसी पढ़ाई का इस्तेमाल करता था। यानी वही चीज़ें शिष्यों को सिखाकर उनसे जो प्राप्त होता था उससे अपना जीविकोपार्जन करता था, ऐसा होता था। तो आज के समय में अध्यापक जैसे हैं वैसा उपाध्याय का काम होता था। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी या राटक नाम का जो ग्रंथ है, इसी को राटक कहा गया, इसे प्राकृत भाषा में लिखा था और बाकी जितने इनके ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में दिखाई देते हैं। तो शुरुआती इन्होंने प्राकृत में लिखा, बाद में सब संस्कृत में लिखा। और इनकी पत्नी छत्राणी थी, अब इनका नाम है अवंती सुंदरी, जो कि चौहान वंश की थी और उनको प्रसन्न करने के लिए इन्होंने कर्पूर मंजरी को लिखा था, पत्नी की प्रशंसा। राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के गुरु बन गए और बाद में ये कन्नौज छोड़ देते हैं और त्रिपुरी चले जाते हैं और वहाँ के कलचुरी राजा युवराज के यहाँ रहने लगते हैं। तो ये आश्रय वाला क्रम पहले चलता था, मतलब कवि और विद्वानों को भी आश्रय की तलाश होती थी कि किसी के अधीन रहकर वो अपना काम कर सके। भारवी को आप जानते ही हैं, किरातार्जुनीयम इन्होंने लिखा है जो कि एक काव्य है संस्कृत का और खंड काव्य आप इसे कह सकते हैं। इसमें अर्जुन और भगवान शिव का जो किरात रूप था उसके बीच का युद्ध का ब्यौरा है। असल में अज्ञातवास और वनवास वाला जब दौर पांडव गुजार रहे थे तो उसमें अर्जुन तपस्या के लिए निकलते हैं और उन्हें भगवान शिव से पाशुपत नाम का शस्त्र प्राप्त करना होता है। तपस्या करते हैं शिवलिंग की, तो एक जब ध्यान में लीन होते हैं तो एक हिरण उनके पास से दौड़ता हुआ आता है। तो चूंकि ये शिकारी रहते ही हैं, राजकुमार पहले के शिकार खेलते थे, तो धनुष बाण उठाते हैं, उस पर संधान करते हैं, लेकिन जब तीर लगता है तो देखते हैं कि वहाँ 2 तीर लगे हैं और एक किरात जो है उस पर दावा कर रहा है। किरात मतलब वनवासी, और उस किरात के साथ उस आखेट को लेकर युद्ध होता है और अंत में भगवान शिव जो है इन्हें दर्शन देते हैं। तो वो चीज़। इसके बाद स्वयंभू देव को आप देख रहे हैं, परमाऊ चरित ये इन्होंने लिखा है और अपभ्रंश भाषा के महान कवि कहे जाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जनरल अवेयरनेस में अगर हम देखें तो संगीत के बारे में हमने काफ़ी कुछ पीछे भी देख रखा है। हिंदुस्तानी संगीत, जो शास्त्रीय संगीत के 2 प्रकार थे, उसमें उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत का प्रचलन। हमने ये पाया कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसकी मूल आत्मा कर्नाटक संगीत में ही दिखाई पड़ती है। हिंदुस्तानी संगीत तो कई प्रकार की शैलियों या बाहरी प्रभावों से इतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है
कि उसमें तमाम चीज़ें घुस गई हैं, जो कि बाहर की है, मिलावट हो गई। अब यहाँ पर आधुनिक विकास की अगर हम चर्चा करें तो पीछे की बात की थी, तो आधुनिक विकास में कुछ समितियां हैं, कुछ महाविद्यालय हैं, जिसमें कि आप पहला देख रहे हैं गंधर्व महाविद्यालय, जो कि पीडी पलुष्कर के द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब कुल मिलाकर उन्हीं के सौजन्य से आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के शिक्षण देने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। 1901 में ये स्थापित हुआ था, काफ़ी पुराना है। शुरुआत में ये लाहौर में खोला जाता है, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है 1915 में मुंबई में। और महाविद्यालय ये जो है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, गंधर्व महाविद्यालय, तो ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के दोनों ही शास्त्रीय रूपों को कवर करता है। और ये बड़ी बात, प्रयाग संगीत समिति की बात करें तो इसकी स्थापना की जाती है 1926 में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शिक्षा प्रदान करने के लिए इलाहाबाद में ये स्टैब्लिश होता है। संगीत नाटक अकादमी ये 1952 की है। भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाली ये पहली राष्ट्रीय अकादमी थी। और यह अकादमी भारत में संगीत, नाटक और नृत्य की व्यवस्था का निर्माण करती थी। मेरिट संगीत महाविद्यालय को आप देख रहे हैं, ये शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। 1926 में इसकी स्थापना भारत खंडे जी के द्वारा की गई थी, मतलब विष्णु नारायण इनका नाम था। और विद्यालय की स्थापना के लिए वो मूल स्थान लखनऊ वापस चले आए थे, ये बड़ी बात है। इसके बाद स्पिक मैके को आप देख रहे हैं, किरण सेठ ने 1977 में, ये बाद वाला है, यहाँ आप देखें, 1977 में स्पिक मैके समुदाय की स्थापना की थी। और इस संगठन का पूरा नाम है युवाओं के मध्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन हेतु सोसाइटी। ये जो आप देख रहे हैं ना स्पिक, तो ये स्पिक का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, वो इंग्लिश का शब्द है, कुल मिलाकर इसका हिंदी रूपांतरण। अब संगीत से जुड़े हुए समुदायों को देखिए, तो समुदाय में यहाँ पर एक तरफ समुदाय और दूसरी तरफ संबंधित राज्य, ब्यौरा इत्यादि दिया हुआ है। लांघा ये पहला समुदाय है जो कि मुस्लिम जनजातीय समुदाय है। गुजरात और राजस्थान से इसका संबंध है और मुस्लिम राजपूतों का और उनके प्रशंसात्मक गीतों का ब्यौरा देकर यानी गायन करके मनोरंजन करते हैं। इसके बाद मंगनियार या मिरासी ये एक समुदाय है जो कि मुस्लिम समुदाय है, राजस्थान का ये मूल रूप से है। और कमाईचा नाम के कमाईचा नाम के यंत्र के साथ ये लोक संगीत का गायन करते हैं। और ये यंत्र कैसा है, ये वाद्य यंत्र है, जो कि संगीत में इस्तेमाल हो रहा है तो वाद्य यंत्र है। कर्ता भजन ये पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। और इसमें जो कर्ता भजन होता है, इसमें तरह तरह के मंत्र होते हैं, कहा जाता है कि उनका पाठ किया जाएगा तो सिद्धि प्राप्त होगी। बाउल भी पश्चिम बंगाल का है और ये आध्यात्मिक गायनों का समूह है। इसके बाद जोगी को आप देख रहे हैं, ये राजस्थान क्षेत्र का है। भोपा जो है ये भी राजस्थान का है। बरोद, चारण और गढ़वी ये गुजरात का है, ध्यान दीजिएगा। और मुरिया जनजाति के द्वारा जो संगीतात्मक प्रस्तुतियां की जाती हैं, छत्तीसगढ़ से संबंध है। रेलो कहे जाने वाले गीत ये गाते हैं। अगला समुदाय है कमार, जो कि छत्तीसगढ़ का ही है, विवाह गीत ये गाते हैं। बघेल लोग जो है इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। और हरदौल देवता को समर्पित अर्ध ऐतिहासिक गीत इसमें गाए जाते हैं। कहा जाता है कि राजा हरदौल इनको इनकी भाभी ने ही जहर दे दिया था, पान का बीड़ा खिलाया और उसमें जहर था और उसी से मार डाला इन्हें। तो ये कहानी है और बहुत ही वीर थे ऐसा कहा जाता है, तो इन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद पुलियार ये पर्वतीय जनजाति है, तमिलनाडु की है, मतलब नीलगिरी की पहाड़ी वाला क्षेत्र आप समझ सकते हैं। तलय नाम का या तलम नाम का जो संगीतात्मक प्रस्तुति है उसको ये देते हैं। इंदू मिश्मी या अरुणाचल प्रदेश का है, अनुष्ठानात्मक नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। और मोकेम जनजाति आप देख रहे हैं यहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। इनका अपना कोई धर्म नहीं है और ये अपने पूर्वजों की ही पूजा करते हैं। आप समझिए कितनी काबिल तारीफ बात है। जो साक्षात देवता हैं, जो साक्षात जन्मदाता हैं और पालन पोषण करने वाले माता पिता हैं या दादा परदादा हैं, जिनकी बनाई हुई हैसियत पे ये जी रहे हैं, उनको ये पूजते हैं। तो इससे अच्छे देवता कौन हो सकते हैं, ठीक है। और ये अनुष्ठानात्मक जनजातीय नृत्य करते हैं। इसके बाद बाजीगर ये गोवार समुदाय कहे जाते हैं, पंजाब के हैं और उत्सवों और त्योहारों में अपनी प्रस्तुति देते हैं। शक्ति संतुलन और साहस का प्रदर्शन करते हैं, शस्त्र प्रदर्शन होता है और कलाबाजियाँ होती हैं। इसके बाद हिंदुस्तानी संगीत में फिर से घुस जाते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं राग। तो आप जानते ही हैं कि कर्नाटक संगीत में कोई खास रागों का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत में भर भर कर राग है। कुछ महत्वपूर्ण राग हैं और उनको गाने का एक खास समय होता है। ऐसे मौके बेमौके नहीं गाए जाते कि जब मन किया तब कोई राग अलापना शुरू कर दें। संगीत का भी एक अनुशासन होता है। आजकल तो सारे अनुशासन तोड़कर जब भी जिसको जो मन कर रहा है वो काम करता है, लेकिन इसकी अपनी एक कला होती है। अब देखें इसमें भैरव राग है, ये सब राग का नाम है। यहाँ आप देखें पहला वाला भैरव राग जो है वो भोर में ही गाया जाएगा, यानी सूर्योदय से पहले। रात्रि बीत चुकी होती है लेकिन अभी उजाला जो सूर्य की लालिमा है वो आसमान में नहीं आई रहती है, तो वो समय कहा जाता है भोर, करीब 3 से लेकर 5 बजे के बीच का आप कह सकते हैं। तो उस समय इसको गाया जाता है। और ऋतु कोई भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ समय इसमें चाहिए। और हाँ चूंकि भोर का समय है तो भोर में क्या होता है, शांति होती है। कहा जाता है ना कि इस समय मन लगता है, कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, पढ़ना चाहिए और चारों ओर सन्नाटा होता है, क्योंकि जो अच्छे खासे आराम करने वाले लोग हैं वो खर्राटे ले रहे होते हैं, ठीक है। तो शांति का माहौल रहता है, तो मनोभाव इसमें क्या है, शांति। हिंडोल राग जो है ये प्रातःकाल का है और प्रातःकाल थोड़ा सा चहल पहल हो जाती है, चिड़ियाँ भी जग जाती हैं
उनकी चहचहाट, सूर्योदय हो रहा होता है, लोग अपना जग के काम धंधा शुरू कर रहे होते हैं। तो ये बसंत का मौसम थोड़ा खुशनुमा होता है और इसमें युवा जोड़े की मिठास का आवाहन करता है, मतलब प्रेम गीत। तो उसको आप देख रहे हैं, हिंडोल राग। इसके बाद दीपक राग। तो दीपक की आवश्यकता कब पड़ती है? जब अंधेरा होता है, यानी रात्रि होती है, तो ये रात में गाया जाता है। और गर्मी का मौसम होता है तो उस समय राग दीप गाया जाता है। और कहा जाता है कि जब दीप राग गाया जाता था तो दीपक अपने आप जल जाते थे। और इसमें करुणा है, करुणात्मक पुकारे हैं। इसके बाद मेघ राग है, ये देर रात गाया जाता है वर्षा ऋतु में, और ये साहस का इसमें मनोभाव है। मतलब बरसाती बादलों से यहाँ पे एक तरह का वाक युद्ध होता है कि तुम वर्षा क्यों नहीं कर रहे हो। और जब ये राग अलापा जाता है तो कहा जाता है कि अगर इस राग की जो मतलब साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर वो सही अपने वाइब्रेशन में है तो बादल अपने आप बरसने लगेंगे, ऐसा यहाँ मान्यता होती है। वो कितनी सत्य है ये तो राग बनाने वाले ही जाने। कहा जाता था कि तानसेन जब गाते थे और उनके गुरु हरिदास जब गाते थे तो उनके गायन में ऐसा प्रभाव था कि दीप अपने आप प्रज्वलित हो जाते थे और बादल बरसने लगते थे। तो ये किंवदंतियाँ नहीं हो सकती हैं, हो सकता है कि साइंटिफिक फैक्ट हो। फिलहाल आगे चलते हैं। श्री राग जो है वो सायंकाल गाया जाता है, श्री लक्ष्मी जी को कहा जाता है। और कहा जाता है कि संध्या बेला जो है वो लक्ष्मी जी की होती है, दरवाजा बंद करके नहीं रखना चाहिए उस समय, ये पुराने ज़माने से लोग कहते थे। तो उस समय इसको गाया जाता है। और शीतकाल इसका खास सीजन होता है और इसमें खुशी वाला माहौल होता है। मालकोस राग ये मध्य रात्रि का है और शीतकाल में ये भी होता है। जब लोगों को ठंडा लगता है तो थोड़ा सा उत्साह की आवश्यकता होती है, इसीलिए वीर रस में इसको गाते हैं। जब आपको जाड़ा लगता है तो आप जोर जोर से गाइए, जाड़ा खत्म हो जाएगा। राग अलाप लिया, अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देख लेते हैं थोड़ा। उग्र राष्ट्रवाद पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि नरमपंथियों से बात नहीं बनी। 1905 में भंग हो ही गया। जैसा कि नरमपंथियों ने अपनी धारणा व्यक्त की थी कि नहीं, हम विनम्र आग्रह सरकार से करेंगे तो लॉर्ड कर्जन और जो ब्रिटिश सरकार है वो मान जाएगी। लेकिन अंत में अक्टूबर में भंग कर दिया जाता है। तो उसके बाद एक नया दौर शुरू होता है और नए दौर में जो उग्र विचारधारा वाले एक्सट्रीमिस्ट थे वो हावी हो जाते हैं और उनका दौर चलता है 1916 तक। उसके बाद फिर गांधी जी की एंट्री होती है, कांग्रेस में लचीलापन आता है, तो वो अलग बात है। अब 1890 के बाद भारत में उग्र राष्ट्रवाद शुरू होता है। देखिए, उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत तो 1890 के बाद होती है, लेकिन ये प्रचंड कब होता है? तो 1905 ये शुरू हो गया था, यहाँ से ये स्टार्ट था, लेकिन अभी कंट्रोल में था, यहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों ने यह कहकर आलोचना की थी कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है, जो कि सच में था। 1897 में पुणे के नाटो बंधुओं पर बिना मुकदमा चलाए उन्हें देश से बाहर कर दिया गया, मतलब निर्वासन दे दिया गया। और तिलक तथा अन्य नेताओं पर राजद्रोह फैलाने का आरोप लगाकर गिरफ्तार करके उन्हें लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया। तो इससे जनता में अच्छा खासा असंतोष व्याप्त हो गया था। आप जानते ही हैं कि बाल गंगाधर तिलक ये जोशीला लिखते थे। मराठा और केसरी जो इनके समाचार पत्र थे उसमें धुआंधार अपनी लेखन शैली का इस्तेमाल करते थे, मतलब बेलौस होकर लिखते थे। और प्लेग ऑफिसर जो महाराष्ट्र में कार्यरत थे उनका चापेकर बंधु हत्या कर डालते हैं, मतलब उनका मर्डर कर डालते हैं। तो इसमें अंग्रेज सरकार को लगता है कि लोकमान्य तिलक का ही हाथ हो सकता है। लोकमान्य की उपाधि भी इनको जेल में ही मिलती है जनता के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छापा था जो कि शिवाजी महाराज और अफजल खां की भेंट का था, जिसमें कि शिवाजी महाराज बगनखा पहनकर जाते हैं और अफजल खां को मार डालते हैं, मतलब षड्यंत्र अफजल खां करके आया रहता है, तो उसको उसका दंड देते हैं। तो उससे प्रेरित होकर चापेकर बंधुओं ने इसका मर्डर किया है, मतलब वध कर दिया है। तो ऐसा कुछ कयास अंग्रेजों ने लगाया और इन्हें जेल में डाल दिया कि भाई ये राजद्रोह है। तो ये चीज़, अब इसके बाद यहाँ से असंतोष आता है। और 1898 में भारतीय दंड संहिता की धारा जो 124A है, ध्यान दीजिएगा, इसका दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ और बढ़ा दिया गया। उसमें नई धारा 156A जोड़ दी गई ताकि उसे और कुचलने वाला कानून बनाया जा सके। तो इससे भी असंतोष होता है। इसके अलावा 1899 का समय कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट के द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या घटा दी जाती है, उसमें कमी कर दी जाती है। और 1904 में आता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कर्जन के ही समय में, और विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार का जो अधिकार है, या एक तरह से कहा जाए कि कॉपीराइट है, वो दे दिया जाता है। तो 1904 वाला जो अधिनियम था विश्वविद्यालय वाला, उसमें अंग्रेज सरकार ने ये महसूस कर लिया था कि विश्वविद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ बन गए हैं, विशेष रूप से बंगाल में जो भी हैं। तो उन पर नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर युवा लोग पढ़ने आते हैं और उन्हें भड़काने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ से अगर क्रांतिकारी बढ़ने लगे तो फिर रोकना असंभव हो जाएगा, तो इसलिए ये आता है। और बाल गंगाधर तिलक ने एक चीज़ कही थी कि आज के उग्रवादी कल उदारवादी बन जाएंगे। जब नई उम्र के हैं, उनका खून उबल रहा है, तो उग्रवादी हैं। जब उम्र बढ़ेगी तो अपने आप उसमें नरम रवैया आ जाएगा, तो उदारवादी बन जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से आज के उदारवादी कल उग्रवादी बन जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? तो आज जो उदारवादी हैं वो बेचारे झेल रहे हैं, अभी वो नरम रवैया अपनाकर सरकार की जो जातियाँ हैं उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो बर्दाश्त की भी एक हद होती है। तो कुछ समय बाद वो धीरे धीरे करके अपना जो रुख है उसको एक्सट्रीमिज्म की तरफ मोड़ लेंगे। तो ऐसा है इसमें। इसके बाद 1903 से लेकर 1905 का जो समय था उसमें उदारवादियों ने बंगाल विभाजन में, मतलब बंगाल विभाजन का विद्रोह करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। और इसमें जिन नामों को हम देखते हैं
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वीश चंद्र राय ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में थे और अन्य उदारवादी भी थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें कि 2 प्रस्ताव आते हैं। पहला प्रस्ताव ये रहता है कि करजन की प्रतिक्रियावादी नीतियों और बंगाल विभाजन की आलोचना की जाए और बंगाल का पूरा क्षेत्र, इसमें बंग भंग विरोधी अभियान और स्वदेशी अभियान अच्छे खासे तरीके से चलना चाहिए, यानी सभी लोगों को इसमें समर्पित हो जाना चाहिए। और इस संबंध में उग्रवादी राष्ट्रवादी जैसे कि बाल गंगाधर तिलक इसमें है ही हैं, इसके अलावा लाला लाजपत राय, मतलब लाल बाल पाल जिन्हें आप देखते हैं वो तो है ही है, उसके अलावा अरविंद घोष, इन सब का एक मत था और इनका ये कहना था कि विरोध अभियान का प्रसार बंगाल से पूरे देश में हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक अंग्रेजों के दिमाग में ये घुसा हुआ था कि बंगाल ही सारी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र है, तो अब उन्हें गलत साबित करने का समय आ गया है। बंगाल से इस आंदोलन की चिंगारी को हमें बाहर ले जाना है, बाहरी लोगों को भी जागरूक करना है ताकि आंदोलन को तोड़ना आसान ना हो। ऐसे तो बंगाल को तोड़ दिया तो आंदोलन में कुछ न कुछ हद तक कमजोरी आ जाती है, लेकिन जब हम बाहर भारत तक इसे फैला देंगे पूरे देश भर तो रोकना आसान नहीं होगा ऐसा। और कांग्रेस का अधिवेशन ज़्यादातर दिसंबर में होता था, ये तो आप जानते ही हैं। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का ये सब जो लोगो है वो लॉन्च कर ही दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, मतलब जो कांग्रेसी उस समय उग्रपंथी नेता रहते हैं कि विदेशी वस्तुएं जो ब्रिटिशों की हैं उनको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य होगा। जब वो आर्थिक रूप से हिल जाएंगे, उनकी जड़ें हिल जाएंगी, तो उनका यहाँ से भागना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से इनका संघर्ष चल रहा था। अब यहाँ पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य इत्यादि रख दिया गया। दिसंबर 1906 में होता यह है कि कलकत्ता में जो वार्षिक अधिवेशन था उसमें दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज प्राप्ति को ही मुख्य लक्ष्य बता दिया गया, यानी यहाँ एक राय होती दिखाई दे रही। हालांकि वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती है और 1907 में फिर फूट पड़ जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया और इनका नारा ये था कि उपनिवेशी शासन से भारत को मुक्ति दी जाए। साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को संगठित करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में इन्होंने जो लेख प्रकाशित किया था उसके आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चला के 6 साल के कारावास की सजा दी गई थी। तो ये मामला है और मांडले जेल में इनको भेज दिया गया था। मांडले जेल कहाँ पे? वर्मा में। और सजा के विरोध में बहुत सारे लोग आगे आए थे। तो बंबई के जो कपड़ा मिल के मजदूर हैं उन्होंने देश में बहुत बड़ी हड़ताल की थी और मांडले जेल से ही बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नाम की पुस्तक को लिखा था। 1 अगस्त 1920 को जिस दिन असहयोग आंदोलन लॉन्च हुआ उसी दिन इनका देहावसान हो जाता है और इनकी अर्थी को महात्मा गांधी और मौलाना शौकत अली, इसके अलावा सैफुद्दीन किचलू इत्यादि ने उठाया था। मतलब बड़े बड़े जो उस समय के राजनीतिज्ञ थे उन्होंने कंधा दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने इनके मृत्यु पर शोक गीत पढ़ा था। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए जा रहे स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे और इस आंदोलन के अन्य मुख्य नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल का नाम आता है। तो अरविंद घोष जो कि मूल रूप से बंगाली थे और इसके अलावा विपिन चंद्र पाल ये तो यहाँ पहले से ही थे। बाकी लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक भी इससे राष्ट्रीय चेतना में जुड़ जाते हैं। अब तिलक को सर वैलेंटाइन शिरोल ने भारत में अशांति का जन्मदाता कहा, तो अंग्रेजों के लिए तो ये उपद्रवी थे ही। तिलक की सजा की घोषणा के बाद 17 फरवरी 1898 को मैक्स मूलर ने प्रिवी काउंसिल को एक पत्र लिखा और तिलक को संस्कृत का विद्वान व्यक्ति बताते हुए दया की मांग की। ठीक है, तो ये अंग्रेजों का मक्खन लगाने का तरीका था। कुल मिलाकर इनकी मंशा अच्छी नहीं थी। अंग्रेजों की मंशा ये थी कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय चेतना का संचार करने में सक्षम है उसको बिना देर किए जेल में डाल देना चाहिए, उसकी जो विचारधारा है उसको कैद कर देना चाहिए, नहीं तो वो जितने ज़्यादा लोगों को उकसाएगा उतनी ही हमारी समस्या बढ़ेगी। तो यहाँ तक हमने देखा। अब साइंस वाले सेगमेंट को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें सरल रेखा में गति, ये हम देखेंगे। गति के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया था और न्यूटन के गति के समीकरणों को देख लिया था। गति क्या है एक बार फिर से यहाँ दिया हुआ है और न्यूटन का उल्लेख करना ही पड़ेगा। तो आप देखें कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ बदलाव हो रहा है, ये फिजिक्स है, इतना तो आप देख ही रहे हैं। तो वस्तु की स्थिति में अगर समय के साथ बदलाव हो रहा है तो वस्तु गति की अवस्था में कही जाएगी। और विराम तथा गति एक दूसरे से संबंधित है, मतलब एक दूसरे की विलोम चीजें हैं। आप जानते ही हैं विराम की अवस्था और गति की अवस्था ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट। यदि कोई गतिमान वस्तु वेग के साथ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि कोई गतिमान वस्तु वेग के साथ समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को कहा जाता है एक समान गति। और एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता। यदि एक समान वेग से चल रही रेलगाड़ी में व्यक्ति प्लेटफार्म पर गेंद गिराता है तो गेंद का पथ जो है वो परवलयाकार होगा। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है तब वस्तु की गति जो है वो असमान गति कहलाएगी। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, इन्हें हमने पीछे भी डिस्कस किया था तो इसमें बहुत ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। पहला नियम ये कहता है कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है यानी स्थिर है, रुकी हुई है, तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। और अगर गति की अवस्था में है तो वो गतिमान ही रहेगी। और उसकी अवस्था अगर हम बदलना चाहते हैं, मतलब विराम की अवस्था से उसको बाहर लाके हम गति में ले आना चाहते हैं या गति की अवस्था में उसको रोक कर हम स्थिर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बाहर से उस पर बल लगाना पड़ेगा। जब तक हम बल नहीं लगाएंगे तब तक वो अपनी मूल अवस्था में ही रहेगी और उसी में रहना चाहेगी।
और यही नियम जो वस्तु का जड़त्व का गुण होता है, जड़त्व के गुण का मतलब यह है कि जैसी स्थिति में वो है वैसी ही स्थिति में रहना चाहेगी, उससे परिवर्तित नहीं करना चाहेगी। तो ये वाला गुण उसका विद्यमान रहता है और इसीलिए न्यूटन का ये जो नियम है इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलती हुई बस के अचानक रुकने से यात्री जो है वो आगे की ओर झुक जाते हैं। वजह क्या है कि पैर जो है वो बस के साथ गतिमान हो जाते हैं, और जब बस में अकस्मात ब्रेक लगता है तो ऊपर का हिस्सा जो कि बस के तालमेल में नहीं रहता है वो ब्रेक लगने से आगे की ओर लुढ़क जाता है। पैर तो अपना जो बैलेंस है वो बना लेते हैं। वैसे ही रुकी हुई गाड़ी जब अचानक चल पड़ती है तो हम पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, उसमें भी सेम यही अपोजिट चीज लागू होती है। दूसरा नियम ये कहता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ध्यान से देखिएगा, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब सीधा है कि अगर आप बल बढ़ाएंगे तो संवेग बढ़ेगा, बल घटा देंगे तो संवेग भी घट जाएगा। संवेग में परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। जब उसके समानुपाती है या उसके अनुक्रमानुपाती है तो निश्चित रूप से उसी की डायरेक्शन में काम करेगा। अगर अपोजिट काम करता है तो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये आपस में रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं। तो आप दिशा आराम से अंदाजा लगा सकते हैं, चूंकि वो अनुक्रमानुपाती है तो उसी की दिशा में यानी संवेग परिवर्तन जो है जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में लगेगा। तो परिभाषा क्या होती है कि इस प्रकार से बल के अधीन किसी वस्तु का त्वरण शुद्ध बल के समानुपाती होता है। यानी त्वरण और बल में कैसा संबंध होता है? समानुपाती संबंध होता है, और शुद्ध बल की समान दिशा में वस्तु के द्रव्यमान के यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं? ए बराबर एफ बटे यम, यानी ए जो है वो क्या है? यफ के सीधा सीधा समानुपाती है, जबकि यम जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ उदाहरण के तौर पे आप देख रहे हैं कि क्रिकेट का खिलाड़ी जो है जब गेंद को कैच करना चाहता है, मतलब जो कैच पकड़ने के लिए अपनी प्रतिक्रिया करता है, तो उसमें हाथ को वो थोड़ा पीछे कर लेता है। गेंद आती हुई उसे दिखती है तो हाथ को थोड़ा पीछे कर लेता है और इससे उसे कैच पकड़ने में सुविधा होती है। इसके बाद तीसरा नियम यहाँ आप देख रहे हैं, थर्ड लॉ। इसमें ये कहा गया कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये तो संसार का नियम है और ये चलता है। अब इसका उदाहरण आप कहीं भी देख सकते हैं। मतलब सीधे तौर पे आप किसी दीवार पर ऐसे अपने हाथ से पुश करेंगे तो दीवार भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में यानी आपकी ओर धक्का देगी। ये एक प्रतिक्रिया का हो गया। और रॉकेट वाला एग्जांपल आपने पिछले वाले वीडियो में देखा ही था कि रॉकेट के अंदर जो ईंधन होता है जब उसको लॉन्च करना होता है तो प्रज्वलित किया जाता है और गर्म गैसों का गुबार ये पृथ्वी को जोर से धकेलता है, और पृथ्वी बदले में अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिसकी वजह से रॉकेट को गति मिलती है और वो इसके वेलोसिटी को प्राप्त कर लेता है। इसके वेलोसिटी का मतलब ये है कि वो वेग यानी पलायन वेग, जिससे कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए और अंत में उस वेग के साथ वो बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बाकी और भी एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, उदाहरण की कमी नहीं है। दूरी यानी यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है और डिस्प्लेसमेंट को भी साथ में देखेंगे क्योंकि दोनों एक साथ चलेगा। अच्छा, दो एग्जाम्पल और दिए हैं। कुएं से पानी खींचते समय कुछ रस्सी टूट जाती है और आदमी कुएं के पास गिर जाता है, और कभी कभी अगर सावधान न रहे तो कुएं के अंदर गिर जाता है। तो इसमें भी वही क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम, मतलब आप ऊपर खींच रहे हैं वो आपको नीचे खींच लेगा। दूरी वाला जो परिभाषा है उसको देखिए। किसी गतिमान कण के द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी एक अदिश राशि है, इसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है। इसमें आप जितना भी पथ तय कर रहे हैं उसकी कुल लंबाई नाप लीजिए, आपके द्वारा चली हुई दूरी आपको पता लग जाएगी। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता है। होती तो वो भी दूरी है, लेकिन एक विशेष प्रकार की दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की या प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी। ये नहीं कि आप यहाँ वहाँ घूमते जा रहे हैं और यहाँ पहुँच गए तो उसको हम कहेंगे कि विस्थापन है। जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको चुनकर हम यहाँ से यहाँ का सफर तय किए तो उसको हम कहेंगे विस्थापन। न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। और इसमें चूंकि हमें दिशा की आवश्यकता होती है तो विस्थापन में नापने का तरीका कुछ ऐसा है कि ये एग्जाम्पल आपको हजारों बार दिया होगा कि आप यहाँ हैं, मतलब अपने घर पे, और आपका एग्जाम सेंटर आपसे 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जा रहे हैं परीक्षा देने, सीधा रास्ता पकड़ा आपने यहाँ से और गए परीक्षा दी, लौट कर आ रहे हैं फिर वापस। ठीक है, तो 10 किलोमीटर आपने जाते तय किया और 10 किलोमीटर लौटते तय किया। 10 किलोमीटर आप इस दिशा में गए तो यहाँ पे +10 हो गया, और इस दिशा में वापस आ गए तो यहाँ -10 हो गया। इसको जरा साफ कर लीजिए। देखिए, यहाँ से गए तो +10 हुआ और लौट के आए तो -10 हो गया। अब जब दोनों का रिजल्टेंट यानी विस्थापन आप कैलकुलेट करेंगे तो +10 -10 से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, 0 आया। यानी विस्थापन आपका कुछ नहीं है, 0 है। और दूरी नापनी हो तो 10 + 10 क्या होगा? 20 हो जाएगा। तो यही है अंतर, इसे आप देखें। और पथ की लंबाई के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। विस्थापन और दूरी में अंतर यही है कि एक सदिश है, दूसरा अदिश है। मतलब दूरी अदिश है और विस्थापन सदिश है। दोनों का एक ही अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और दूरी जो है वो दो बिंदुओं के बीच की कैसी भी लंबाई हो सकती है, वो कहीं से घूम फिर कर आए या सीधा चला जाए। और विस्थापन क्या है कि वो सीधी सीधी न्यूनतम दूरी होती है, जो सबसे कम वाली लेंथ होगी उसी को हम मीजर करेंगे। तय की गई जो दूरी होती है उसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। विस्थापन में दिशा भी होती है, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर शून्य नहीं है तो माफ कीजिए, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो कभी शून्य नहीं होती है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। अगर आप एक जगह स्थिर हैं तो आपने चलना ही नहीं शुरू किया है, तो वैसी स्थिति में
शून्य उसको मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दूरी कब नापी जाती है? जब आप चलायमान हो, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तभी दूरी का प्रश्न आता है। तो वैसे में वो शून्य कैसे हो सकती है? और नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकती है, वो हमेशा रहेगी तो धनात्मक रहेगी। लेकिन विस्थापन में तीनों ही कंडीशन पाई जाती है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, जैसे अभी हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी, हालांकि इसे आपने छोटी कक्षाओं यानी 10th क्लास में पढ़ा होगा। और इसमें ये कहा जाता है कि किसी वस्तु को अगर आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, ऐसे आप चलायमान है तब भी आप पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, लेकिन आप किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंक दिए तो वो आपके हाथ से छूट गया। अब वो क्या है? हवा में है, और उस पर काम कर रही है पृथ्वी की ग्रेविटी, हवा का घर्षण, तमाम चीज़ें। मतलब आप अब वो आपके नियंत्रण में नहीं है, मुक्त रूप से नीचे गिरेगा। तो ऐसी जो चीज़ है जब नीचे की ओर गिरती है तो उस पर पृथ्वी का गुरुत्व बल पूरी तरह से काम करता है, और ये होती है गुरुत्वाधीन गति। वो आपके अधीन नहीं है, अब वो पृथ्वी के कंट्रोल में। तो ऐसी गति में इसमें परिवर्तन क्या होता है? न्यूटन के गति के समीकरण ही काम करते हैं, लेकिन जो त्वरण है ए, उसकी जगह पे हम लिखते हैं जी, स्मॉल जी, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो अब समीकरण कुछ ऐसा हो जाता है, जब आप पिंड को ऊपर की ओर उछाल रहे हैं तो जो समीकरण गति के 3 आपने पीछे देखे थे ना, v बराबर u प्लस AT और s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसा वाला, माफ कीजिए as। तो यहाँ पर क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आप देखें, v जो है वो अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, जहाँ पर a था, मतलब जहाँ पर एसिलरेशन था, वहाँ पे आ जाएगा ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, और इसीलिए यहाँ पर g हो गया है। इसे जरा जूम कर लीजिए, देखिए, और यहाँ नेगेटिव सिंबल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब ऊपर की ओर गति होगी ना तो यहाँ माइनस रहेगा तीनों में, गति के जो तीनों समीकरण हैं बीच में नेगेटिव साइन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और यच बराबर, अब चूंकि यस हम लोग नाप रहे थे तब जब ऐसे क्षैतिज नाप रहे थे, लंबाई को क्षैतिज नाप रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऊपर फेंक रहे हैं, तो ऊपर जो है ऊंचाई नापी जाती है, तो इसीलिए यच फॉर हाइट, तो ये भी एक तरह का विस्थापन ही हो गया। यच बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, ए की जगह पे जी, यस की जगह पे यच, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ऐसे हो गया। नीचे की ओर अगर गति करेंगे तो यही जो सिंबल है प्लस हो जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और बाकी चीज़ें वही रहेंगी, सिंपल है। आगे चलते हैं। दुनिया भर की सैर करने के बाद हिंदी पर हम लोग वापस लौट आए हैं, और इसी के साथ समापन करेंगे। यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला सिस्टम हम लोग पीछे से देखते आ रहे थे। यहाँ आप देखिए बहुत सारे हैं। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो वो क्या है? बहुदर्शी है, और जो बहुत कुछ जानता हो वो बहुज्ञ है। इसके बाद जिसकी कामना बीत चुकी हो, यानी कामना उसकी समाप्त हो गई हो, उसको कहते हैं वीत काम। और जिसके पास कोई रोजगार नहीं है उसको तो आप जानते ही हैं क्या कहा जाता है, उससे घटिया आदमी कोई नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा दोषपूर्ण आदमी कोई नहीं है। जितनी भी दुनिया भर का दोष है वो उसी व्यक्ति के अंदर ढूंढा जाता है, सही बात यही। इसीलिए कभी भी निकम्मा आदमी को नहीं होना चाहिए। और देखिए, जिसके जोड़ में कोई ना हो, यानी जिसके मुकाबले में कोई ना हो, कहते हैं ना कि कोई नहीं है टक्कर में, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? बेजोड़ कहते हैं। और सूर्योदय से 2 घड़ी पहले का जो पवित्र समय होता है, पवित्र का मतलब ये कि उपयोगी समय होता है, वो सोने जैसा कीमती समय होता है, मतलब उसका आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करिए, वो हमेशा ज़्यादा अच्छा आउटपुट आपको देता है। आप 1 घंटा पढ़िए, वो 10 घंटे के बराबर हो जाता है, ऐसा, ठीक। तो वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, दिमाग उस समय एकदम से कॉन्सेंट्रेट होता है। अब ये बात अलग है कि आप रात भर जगकर 4 बजे सो ही रहे हो तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त नाम की कोई चीज़ नहीं। लेकिन अगर आप रात में कायदे से सोए हैं और सुबह 4 बजे उठ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन एकदम अव्वल दर्जे का होगा। इसके बाद आप देखें, जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो, बहिष्कृत है, और जो बहुत सारे विषयों का जानकार हो, बहुज्ञ, आपको अभी बताया। वह सिद्धांत जिसमें कि देवता बहुत से हैं और उनकी उपासना होनी चाहिए, उसे बहुदेववाद कहा जाता है। और अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी होता है। जिसकी जीविका बुद्धि से चल रही हो वो बुद्धिजीवी है। और देख लीजिए इधर वाला, किसी देवता पर बलि चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु जो है उसको बलि पशु कहते हैं, और मुहावरों में कहते हैं बलि का बकरा। बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया होता है, और जिस स्त्री की कोई संतान न हो उसे बांझ या बंध्या कहा जाता है। बंध्या संस्कृत का शब्द है। छोटे कद का आदमी है तो उसको बामन या बौना कहा जाता है। और बुद्धि द्वारा जिसको जाना जा सके वो बोधगम्य होता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होता है या बहुभाषा भाषी होता है। असल में बहुभाषा भाषी मतलब बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला। अच्छा, आधे से अधिक लोगों की मिलकर जब एक राय हो जाती है तो उसको हम कहते हैं बहुमत यानी मेजॉरिटी। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण किया हो उसको कहते हैं बहुश्रुत। और बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य यानी बुद्धिग्राह्य। केवल फल खाकर जो रहता है वो फलाहारी है। जो सिर्फ अनाज खाकर रहता है वो अनाजी है। फलने वाला या फल देने वाला यानी फलदायी उसको कहा जाता है। और आप देखें तो यहाँ देखिए, जो बालकों के लिए उपयोगी हो बालोपयोगी होता है। घूम फिर कर सौदा बेचने वाले को फेरी वाला कहा जाता है, आप जानते ही हैं। और जिस जगह पे जुआ खेला जाता है, मतलब जिस जगह पे जुआ बैठ कर खेला जाता है उस चीज़ को कहा जाता है, मतलब बैठने वाले आसन को नहीं, जिस पर जुआ खेला जाता है, जो एक चौसर बिछाई जाती है उसको कहते हैं फड़। और देख लें, जिस कागज पर मानचित्र या विवरण अंकित होता है या कोष्टक बने होते हैं, कुल मिलाकर चिन्ह अंकित होते हैं, उसको कहते हैं फलक। वह पात्र जिसमें कि शोभा के लिए फूल लगाए जाते हैं, असली हो या नकली, उसको कहते हैं फूलदान। और फल को परिरक्षित करने की प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं, फल परिरक्षण कही जाती है।
टूटी हुई इमारत का शेष बचा हुआ जो अंश होता है उसको भग्नावशेष कहते हैं। और गर्भ में ही किसी बच्चे की हत्या कर दी जाए तो इसको फिर अबॉर्शन कहते हैं। अबॉर्शन यानी भ्रूण हत्या कहते हैं और ये एक अपराध है। इसके बाद जो अच्छे भाग्य वाला हो इसको भाग्यवान कहते हैं, या अगर महिला है तो उसके लिए भाग्यवती शब्द का इस्तेमाल होता है। दीवार पर बना हुआ चित्र है तो उसको भित्ति चित्र कहते हैं। अजंता की गुफाएं या फिर आप भीमबेटका में चले जाइए, भित्ति मतलब दीवार होता है। भूतों का ईश्वर भूतेश, ऐसे सिर्फ भोलेनाथ है। और जो भू को धारण करे वो भूधर है। भूधर कौन है? तो शेषनाग। शेषनाग के सिर पर पृथ्वी है ऐसा माना जाता है। और ऐसा शास्त्र जिसमें कि पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो उसे भूगोल कहा जाता है। पृथ्वी गोल है, हम पढ़ते तो यही है। और जो भय से घबराया है उसे भयाकुल कहा जाता है। भविष्य में जो निश्चित रूप से होने वाला है उसे भवितव्य कहेंगे। जो आगे की सोचता है उसको भविष्य चेता या भविष्य चिंतक कहते हैं, दूरदर्शी भी कह सकते हैं। जो भारत में रहता है वो भारतवासी है। और क्रोध करने वाली स्त्री को कहा जाता है भामिनी, ठीक है। और जो व्यक्ति अपने भाग्य पर विश्वास करता है उसको भाग्यवादी कहते हैं। जो अनेक भाषाओं का जानकार हो उसे भाषाविद कहते हैं। तो यहाँ पर ये श्रृंखला समाप्त होती है। श्रृंखला का मतलब ये वीडियो समाप्त होता है। सीरीज तो अभी जारी रहेगी। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।